नमस्कार, मैं मनु पवार। उत्तराखंड में सरकार बीजेपी की, केंद्र में सरकार बीजेपी की, उत्तराखंड के पांचों सांसद बीजेपी के, लेकिन इसके बावजूद दो विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी हार गई और दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में चली गईं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के करीब 2 महीने के भीतर ही बीजेपी को यहां के वोटरों ने आईना दिखा दिया। वैसे बीजेपी ने दोनों सीटों पर बड़ा जोर लगाया हुआ था। हरिद्वार जिले की मैंगलोर सीट के लिए तो कैंडिडेट बाकायदा हरियाणा से इंपोर्ट किया गया था, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार करतार सिंह भड़ाना का मैंगलोर के वोटरों ने पैकअप करा दिया चुनाव में। हालांकि मुकाबला काफी करीबी रहा, बेहद करीबी था, लेकिन मैंगलोर सीट से उत्तराखंड की विधानसभा में पहुंचने की भड़ाना की हसरत पूरी न हो सकी। यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने जीत हासिल की है। मैंगलोर सीट के नतीजे क्या कहते हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट त्रिलोचन भट्ट जी, जो कि बात बोलेगी नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। उनसे बातचीत इसलिए भी अहम है क्योंकि त्रिलोचन भट्ट साहब उसी फरीदाबाद शहर में पत्रकारिता कर चुके हैं, जो कि भड़ाना का अपना शहर है। त्रिलोचन भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और समय निकालेंगे सर, बहुत शुक्रिया आपका। करतार सिंह भड़ाना को बीजेपी बड़े धूमधाम से उत्तराखंड में लाई थी और धामी साहब जो है एक रैली में कह रहे थे कि भड़ाना साहब जो है सेवा करने के लिए आए हैं यहाँ पे, लेकिन वोटरों ने कहा तुम अपनी सेवा अपने पास रखो। बड़े बेआबरू होकर उनको लौटना पड़ा। ये जो मैंगलोर विधानसभा उपचुनाव का जो रिजल्ट आया है भट्ट साहब, इस उत्तराखंड के लिहाज से मतलब इसके क्या राजनीतिक संदेश आपको नजर आते हैं? इसके राजनीतिक संदेश की बात करें तो जो भड़ाना जी हैं, ये भड़ाना बंधु दो भाई हैं, ये दरअसल अपने पैसों के बल पर कहीं भी घुस जाते हैं। तो ये कोई राजनीतिक इतने राजनीतिक रूप से न तो परिपक्व हैं ये लोग और न ही ये कोई बहुत बड़े वो हैं, लेकिन ये पैसों का इनके पास अच्छा खासा खजाना है। इन्हीं पैसों के कारण जो है अवतार सिंह भड़ाना 2 बार फरीदाबाद से सांसद रहे हैं। इसके बाद कहीं यूपी से भी वो शायद विधायक रहे हैं। करतार सिंह भड़ाना अपने बड़े भाई के बाद इसमें आए हैं राजनीति में। पहले उन्होंने हरियाणा से चुनाव लड़ा, वहां भी पैसे बिछाए, जीत गए, फिर राजस्थान से जीते, यूपी से जीते। अब की बार उन्हीं पैसों के बल पर वो यहाँ आए थे उत्तराखंड में। वो एक और राज्य में जो है अपना परचम लहराना चाहते थे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाए। यहाँ के लोग समझ गए कि इनकी स्थिति क्या है, इनकी राजनीति नहीं, ये केवल पैसे देकर यहाँ आए हैं। और मुझे लग रहा है मोटा पैसा इन्होंने नेताओं को भी दिया है और मोटा पैसा इन्होंने बिछाया भी होगा चुनाव के दौरान। लेकिन यहाँ के लोगों ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि हमें कोई बाहर का आदमी जो पैसों के बल पर यहाँ आया हो वो हमें नहीं चाहिए। हमें एक साफ सुथरा नेता चाहिए, काजी निजामुद्दीन जैसा। काजी निजामुद्दीन को भी मैं जानता हूँ, उनको मैंने विधानसभा में सुना है और वो बहुत अच्छे सुलझे हुए नेता हैं। वो यहाँ तक कि एक निजी प्रस्ताव वो गैरसैंण राजधानी का लाए थे। जब भी कहा जाता है कि मैदानी जो विधायक है वो नहीं मानेंगे, लेकिन वो एक मैदानी विधायक होने के बावजूद गैरसैंण राजधानी का प्रस्ताव काजी निजामुद्दीन लाए थे विधानसभा में। तो लोगों ने काजी निजामुद्दीन को वरीयता दी, भड़ाना साहब को वापस लौटना पड़ा, जो सोच रहे थे कि शायद पैसों के बल पर एक और बार मैं चुनाव जीत जाऊंगा और शायद वो मंत्री भी बना दिए जाते, क्योंकि इतने पैसे वो मंत्री भी बन जाते। सब कुछ तो पैसों का खेल है, लेकिन वापस लौटना पड़ा। यही असलियत है इसकी। जी, आप कह रहे हैं कि पैसे बिछाने वाला खेल हो सकता है, जिस तरह की उनकी हैसियत है या जिस तरह की उनकी बैकग्राउंड रही है, लेकिन बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, उसको तो मतलब पैसे के लिए वो कोई दूसरी पार्टी होती तो आमतौर पे माना जाता है। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा फंड उसके पास आता है। मैं ये कह रहा था कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई उत्तराखंड में रोकने की कोई मंशा रही हो भड़ाना को? आप तो भड़ाना साहब के शहर में पत्रकारिता कर चुके हैं, फरीदाबाद में, उनकी कुंडली जानते होंगे। जी, जी, तो क्या ये कोई ऐसा तो नहीं था कि कोई मंशा रही हो कुछ रोकने की? क्योंकि मतलब पैसा वाला फैक्टर तो चलो ठीक है, वो भी है, लेकिन बीजेपी के लिहाज से मैं कह रहा हूं कि क्या इसके पीछे कुछ और गेम रहा होगा क्या? मुझे गेम तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि यदि उनको बीजेपी वालों को ही हराना होता तो वहां से लाते क्यों?
हाँ, कुछ ना कुछ नाराजगी बीजेपी वालों में रही होगी, क्योंकि यहाँ भी उनके स्थानीय नेता कई लोग हैं, उसके बावजूद बाहर से एक नेता लाने की क्या जरूरत थी, ये उनके यहाँ कहीं ना कहीं उनमें बात रही होगी। लेकिन बढ़ाना बंद होगी, ये यदि आप बता रहे हैं कि मैंने वहां की, तो उनको मैं जब ये खैर अवतार सिंह बढ़ाना, तो जब मैं फरीदाबाद में पहुंचा तब वो सांसद थे, लेकिन इनका तो राजनीतिक जन्म मेरे सामने हुआ है, करतार बढ़ाना साहब का। और करतार बढ़ाना साहब की एक बढ़िया कहानी ये थी कि जब वो शुरू में नेता बनने की कोशिश कर रहे, उससे ठीक पहले जो है इन्हीं की बिरादरी ने इनको बुरी तरह से दुत्कारा था। दरअसल इनका कोई निजी मामला था, इस मामले में मैं गहराई से नहीं जाऊंगा। तो एक पंचायत हुई थी गुर्जर बिरादरी की, ये अनंतपुर गांव के हैं, और वो जो गुर्जर बेल्ट है ये अरावली पहाड़ियों से लगती है, और ये अरावली पहाड़ी में बदरपुर और बजरी का जो है अच्छा खनन होता है। इन्होंने कई सारे वहां जमीनें खोद रखे हैं। और आपको मैं बताऊं कि अरावली की पहाड़ियों में भड़ाना बंधुओं ने इतने गहरी जमीन खोदी है कि वहां कई तालाब हैं। बल्कि पहले तो दिल्ली के बच्चे वहां नहाने के लिए जाते थे, मरे भी हैं उन तालाबों में। और वो तालाब कितनी गहराई में ये पता नहीं। एक बार तो एक कहानी ये भी कही जाती है कि इतने गहरी खोदी गई थी एक खान रेत बजरी निकालने के लिए भड़ाना बंधुओं द्वारा, कि खोदते खोदते उसमें पानी निकल आया और कम से कम 14 मजदूर मरे, इसके डंपर डुम्पर भी वहीं डूब गए थे। तो यहाँ इतनी बुरी तरह इन्होंने खनन किया है वहां, और उस खनन से इन्होंने बेशुमार पैसा कमाया है, बेशुमार। कहते थे कि इनके यहाँ बोरियों में पैसा भरा रहता है, बोरियों की बोरियां भरी रहती हैं। तो ये इनके यहाँ इनके बारे में कहा जाता था। तो इनकी राजनीति टोटल की पैसों पे चली है। इसके अलावा न तो ये पढ़े लिखे हैं, न कोई राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व लोग हैं। मैं एक कहानी आपको बताऊं कि भड़ाना जी कांग्रेस से सांसद थे, वो बड़ी बढ़िया कहानी है। तो फिर से चुनाव हो रहे, हाँ फिर से चुनाव हो रहे थे, और भड़ाना जी फिर से उम्मीदवार थे कांग्रेस के। तो पैसे थे तो अखबार वालों को खूब पैसे देते थे। एक बार मेरी ड्यूटी लगी कि मैं उनके एक दिन के चुनाव प्रचार में जाऊं। तो गए हम, एक गांव में गए, मुस्लिम गांव था। तो वहां पे उन्होंने भाषण दे दिया, मैं तुम्हारा बेटा, मैं वो, और बिना बात के भा 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 रोने लगे। बढ़िया से रो लिए लोगों ने, समझाए बुझाए, काम खत्म हुआ। हम एक ही गाड़ी में जा रहे थे, हम सब लोग हैं, वो भी हमारी गाड़ी में बैठे थे भड़ाना साहब। तो आके हमसे कहते हैं आते ही, तो ठीक, और एक बहन की गाली देके कर दी इनकी। ये इनकी हुआ है। अब भी कोई भी नेता जब रोता है तो मैं इनका उदाहरण जरूर देता हूँ कि मैंने ऐसे नेता को भी देखा है। तो ये इनकी स्थिति है। लेकिन पैसे देखे ये जो है हर जगह, चाहे राजस्थान जाओ, यूपी जाओ, वहां जाओ, उत्तराखंड और मंगलौर के लोगों को हम बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने एक ऐसे जंतु को जो है यहाँ आने से रोक दिया है। वरना ये यहाँ भी धमास मचाते उत्तराखंड में, तो रोक दिया गया है इन्हें। बहरहाल तो अरावली की पहाड़ियां तो गायब हो गई, कई पहाड़ियां। हमारी पहाड़ियां का, हमारी पहाड़ियों पे इस परिवार का सबसे बड़ा योगदान। जी, जी। तो हम ये मान सकते हैं कि बढ़ाना का पैचअप करके मंगलौर वालों ने हमारी पहाड़ियों को बचा लिया। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे एक दो तत्व और भी हैं अभी, है ना, लेकिन बढ़ाना को एक और तत्व को घुसने से बच गए हम लोग। ये बड़ी बात है इस चुनाव के नतीजों में। जी हाँ, मैंने जो है जब इनकी वो इनका नॉमिनेशन हुआ था, उसके बाद मैंने पहले वीडियो बनाया था। बहुत लोगों ने उसमें कुछ किया नहीं था, तो मैंने भी सोचा था कि एक बार देखूं इनका कुंडली खंगाली। तो मैं हैरान रह गया। हरियाणा से यूपी, यूपी से राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से इधर, फिर जो है मध्य प्रदेश पूरा। और खास बात ये जीतते भी हैं ये, हाँ है ना, जीतते भी रहे। हरियाणा में मंत्री रहे हैं करतार बढ़ाना। अवतार बढ़ाना को कहीं मंत्री बनने की वो नहीं है, उनको सौभाग्य प्राप्त नहीं, लेकिन करतार सिंह बढ़ाना तो रहे, मंत्री रहे हैं। और बिल्कुल मतलब बोलते हैं कि अंगूठा छाप नेता है ये, दोनों के दोनों भाई। क्योंकि गरीबी में ये पड़े, गरीबी में पले बढ़े ये। उसके बाद वो खानों में जब खनन काम वहां हो रहा था तो मजदूरी करते थे। उसके बाद इन्होंने खान ले लिया, और खान लेते लेते पूरी अरावली की पहाड़ियां ही इन्होंने साफ कर दी। वो पहाड़ियां जैसे आप बता रहे हैं अब हैं भी नहीं, सारी इन्होंने खोद खाद के समतल कर दी है। ये हालत है। हाँ, उनकी मैं खबरें पढ़ता रहता हूँ इधर। बहुत रिपोर्टर आते हैं कि आज ये पहाड़ी गायब हो गई, वो पहाड़ी गायब हो गई, अरावली की पहाड़ियां गायब हो गई। तो गनीमत है कि मैं तो शुक्रगुजार हूँ मंगलौर वालों का कि हमारी पहाड़ियां बच गई। तो जैसे चलिए, तो खैर आप तो ये तो बढ़ाना साहब की बात हो गई, लेकिन जो उनको लाए हैं उनको लेके बड़ा सवाल है। तो जैसे
भट्ट साहब, हमारे गढ़वाली में वो कहावत है ना, बड़ी पॉपुलर है कि तुमला तुमला खटे नहीं और नंगा नंगी दिखे। नंगा नंगा मतलब दिखे। पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। तो क्या और आपको लगता है कि मैंगलोर हो या बद्रीनाथ हो, दोनों तरफ बीजेपी जो है एक्सपोज हो गई है इस प्रयोग से? दोनों जगह हुआ है। भड़ाना साहब बड़ी उम्मीद के साथ आए थे कि मैं तो बिल्कुल फतह कर लूंगा, पैसे मेरे पास इतने हैं, बिछा दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और फिर उत्तराखंड की पहाड़ियों को भी अरावली जैसा बिल्कुल गायब कर दूंगा, ठीक रहा होगा उनका। लेकिन मंगलौर वालों ने रोक दिया। यही यही बद्रीनाथ में हुआ। बद्रीनाथ में ये साहब अपने राजेंद्र भंडारी जी एक दिन पहले गणेश गोदियाल के समर्थन में सभा कर रहे थे। अगले दिन वही जैकेट, वही टी शर्ट पहन के, सफेद और काली धारी वाली फुल टी शर्ट पहन के वो दिल्ली में जो है सदस्यता ग्रहण कर रहे थे। दरअसल वो उन्हें ये था कि अब कहीं खैर पूंछ भी लग रही होगी, वरना तो ऐसा संभव नहीं है। तो उन्हें ये लालच था कि अब जो है यहाँ से इस्तीफा दे दिया, अब चुनाव होगा, चुनाव में फिर मैं जीत जाऊंगा। उन्हें तो लगता था ना मैं इतना बड़ा नेता हूँ, जीत ही जाऊंगा, फिर चुनाव जीत जाऊंगा और मंत्री बन जाऊंगा। लेकिन न तो मंत्री बने न विधायकी भी गई, तो वहां भी तिमले भी खतिया गई और नंगे भी दिख गए। तो दोनों जगह यही बात हुई है। ये खास बात है इस उपचुनाव में दोनों सीटों पे। लेकिन अभी अभी तो बद्रीनाथ से लोगों ने जो भर भर के बीजेपी को वोट दिए हैं, खुल के जो है, अब क्या हो गया? मतलब 1-2 महीने ही हुए हैं अभी मुश्किल। मठ ब्लॉक के जो वोटिंग का वो आया था, लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस ब्लॉक में 2000 वोट से आगे थी, करीब करीब 2000 वोट से। इस उपचुनाव में उसी ब्लॉक में करीब 1900 वोट से पीछे है राजेंद्र भंडारी। तो मतलब लगा लो 4000 का फर्क हो गया ना, करीब करीब 4000 का पोखरी की फर्क बात तो। कर रहे हो? और यही जीत हार का पो, फैसला हुआ है इसी जोशीमठ पोखरी ब्लॉक में। पो, अच्छा, जोशीमठ में पोखरी, अच्छा, ठीक है। जोशीमठ ब्लॉक में, हाँ। अच्छा, तो मतलब क्या फैक्टर आप मानते हैं, मतलब क्या जो है राजेंद्र भंडारी की हार है, बीजेपी की हार है, क्या है ये? दरअसल राजेंद्र भंडारी जब बीजेपी में आ रहे थे ना, तो उन्हें लग रहा था कि हम्म बहुत सारे लोग मेरे साथ बीजेपी में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक तो हम्म उनकी बहू ही आई जो नगर पंचायत हम्म अध्यक्ष थी। एक हम्म पोखरी हम्म की ब्लॉक अध्यक्ष कोई है, पोखरी वाले, वो आए। हम्म 2-3 लोग इनके साथ आए। बाकी जोशीमठ में कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैं जानता हूँ, समर्पित कार्यकर्ता हैं और राजेंद्र भंडारी के साथ लगे रहते थे। लेकिन वो लोग राजेंद्र भंडारी के साथ नहीं आए, और ऐसे कई लोग हैं जो आए नहीं इनके साथ। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहा है। उस चुनाव में तो इन्होंने खैर कैसे भी जीत लिया, जबकि उस समय भी लग रहा था कि गोदियाल को जीत जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव में तो कुछ ना कुछ अब खेल हुआ, क्या हुआ हम तो क्या कह सकते हैं इस बारे में। लेकिन लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित था, लेकिन इसमें जो है एक तरह से बदला ले लिया गया है। कम से कम बद्रीनाथ सीट पे तो हिसाब बराबर हो गया। जो इन्होंने हाँ धोखा हाँ देके अचानक चले गए थे, तो वो धोखा उनको मिल चुका है। अब मंत्री पद भी गया और विधायक भी नहीं रही, तो वही तिमलों वाली बात हो गई है। हम्म जी। अच्छा, मैंने कल ही जो है गोपी सर में क्रांति भट्ट साहब से बात की थी, पुराने जर्नलिस्ट हैं। वो कह रहे थे कि पार्टियों में, नेताओं में बड़ा उत्साह था, बहुत मतलब उत्सव की तरह था, लेकिन पब्लिक ने जो है भाव नहीं दिया। तो हम्म। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, ने जो है पब्लिक ने मतलब रिजेक्ट कर दिया एक तरह से पूरा। लेकिन जो दोनों पार्टियां हैं, बड़े बड़े नेता थे, हरीश रावत से लेके अपने गोदियाल से लेके, उधर सीएम साहब थे, नए नए वेले जो सांसद साहब हैं वो भी थे। तो दोनों तरफ से मतलब ये प्रतिष्ठा का चुनाव बना दिया था। इसके बावजूद लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, मतलब सरकार को रिजेक्ट कर दिया एक तरह से। जबकि धामी साहब कह रहे थे कि लास्ट में उन्होंने ये नारा छोड़ा गोपीसर में या शायद कहीं आसपास कि क्या है कि मतलब बाकी सब जाओ भूल और याद रखो कमल का फूल, मतलब भंडारी को ही भूल जाओ। कि सब कुछ जाइए भूल, याद रखे कमल का फूल। क्या है, सब कुछ जाइए भूल, याद रखे कमल का फूल। तो आप सब लोग जो है कमल के फूल पर वोट देकर, अपना आशीर्वाद देकर भंडारी जी को भेजेंगे, तो निश्चित रूप से हम सब लोग मजबूत होंगे। कमल का फूल याद रखो। लेकिन लोगों ने सोचा नहीं, सब चीजें नहीं भूलेंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प हुआ। तो ये इस दोनों उपचुनाव के जो नतीजे हैं, उसके क्या मैसेज आप समझ रहे हैं इसका? मैसेज में यही समझ रहा हूं कि जो बीजेपी का सबसे ऊंचा लेवल था, वहां पहुंचने के बाद अब उसको नीचे ही आना है। मुझे तो मोटा मोटा यही लग रहा है। लोग समझ रहे हैं कि इस पार्टी ने केवल धर्म के नाम पर और
झूठे आश्वासन देकर केवल हमें ठगा है। तो ये मेरी समझ में अब कुछ आ रहा है। दूसरा जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा मामला था अग्निवीर का, लोकसभा चुनाव में वो पता नहीं क्यों नहीं काम किया उसने, लेकिन जबकि ये मामला पूरी तरह से गर्म है, आज भी उत्तराखंड के लोग इस मामले को लेके लगातार बात करते हैं, लगातार नाराजगी जाहिर करते हैं। लोकसभा में ये मुद्दा काम क्यों नहीं आया, जबकि गणेश गुर्जर लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे, लगातार बात कर रहे थे, फिर भी नहीं आया। और सबसे ज्यादा जो राज्य उससे प्रभावित हुए हैं अग्निवीर से, उसमें उत्तराखंड तो है ही है। सबसे ज्यादा लोग बच्चे अब भी वो सुबह को देखो, किसी गांव में जाओ या देहरादून के ही किसी फील्ड में जाओ, भागते रहते हैं, है ना। अब सैनिक बनने के लिए भागते थे, अब वो अग्निवीर बनने के लिए, बल्कि अग्निवीर से ज्यादा वरीयता अब लड़के ये दे रहे हैं, यार पुलिस में चले जाएं, किसी पैरामिलिट्री फोर्स में चले जाएं। अब इनकी वरीयता जो है हमारे लड़कों की फौज नहीं है। इतनी बुरी हालत जो है कर दी गई है और इसकी नाराजगी है, ये कहीं ना कहीं सामने आ रही है। एक मुद्दा बद्रीनाथ का जिसपे बात होनी चाहिए, बात नहीं हो रही है। बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान है, बद्रीनाथ में गया था, पिछले साल सितंबर में गया था, पूरी तरह तबाह कर रखा है। क्या सुंदर नगरी थी वो, और वहां इन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर पूरा खोद खाद के बराबर कर दिया। तो वो भी नाराजगी है लोगों में कि बद्रीनाथ को इस तरह से बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। स्मार्ट धाम बोल के मास्टर प्लान लागू करेंगे और ये करेंगे, ये भी नाराजगी है। इस तरह की नाराजगियां हैं बीजेपी के प्रति। अब तो केदारनाथ में भी चुनाव होना है, वो गुजर गई हैं केदारनाथ विधायक। तो अब मेरी समझ से अब केदारनाथ में देखिए क्या होता है। तो जिस तरह की नाराजगी है बद्रीनाथ वालों ने जैसे दिखाई, क्या पता ऐसा केदारनाथ वाले भी करें, तो ऐसा मुझे कुछ लग रहा है फिलहाल। हालांकि केदारनाथ घाटी में मैं कह दूं कि ये बीजेपी के प्रति ज्यादा समर्पित लोग हैं बद्रीनाथ घाटी के तुलना में, ये तो है, लेकिन फिर भी। तो त्रिलोचन भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और जो त्वरित टिप्पणी इस पे करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, नमस्कार।